हमारे जो ये सरकारी अस्पताल है ये क्या अपोलो की तरह है? अब भाई आप जाके अपना कैमरा घुमाइए, वहाँ पे जाके देखिए, फिर आप अपोलो का घुमा लिएगा, आप एम्स का घुमा लिएगा। हमारे यहाँ एम्स क्यों नहीं है आज तक? क्यों नहीं आया एम्स? पूरे पश्चिम यूपी में आपने एम्स नहीं दिया। एम्स है ही नहीं हमारे पास। जब भी कोई अल्लाह न करे किसी की तबीयत खराब हो जाए, वो ज़िंदगी भर की कमाई और ज़मीन और जायदाद बेच के अपना इलाज कराना पड़ता है। मुसलमानों के हालात सबसे बदतर हैं। ना हमारे पास बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, ना हमारे पास जो है बड़े स्कूल कॉलेजेस हैं, कुछ है ही नहीं। छोटे कारोबारी हैं, छोटे अपना काम करते हैं, कारीगर हैं। पहले कांग्रेस आरएसएस की माँ है, एआईएमआईएम क्या है? दामन उसी का पकड़िए जिसका गिरबान पकड़ सकते हैं। किसी पूंजीपति का आप जो है जिता के भेज देंगे, किसी माफिया को, भूमाफिया को जिता के भेज देंगे, आपकी हिम्मत नहीं होगी कि आप जाके उससे पूछ लें कि तुमने मेरा ये काम क्यों नहीं करा। सिवाय रिक्वेस्ट करने के आप कुछ नहीं कर सकते, गुजारिश करने के अलावा। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मुस्लिमवादी पार्टी कही जाती है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी को भरपूर जिताया, मुस्लिम जिताया समाजवादी पार्टी को। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। नमस्कार, आदाब। मीडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अल्फराज शेख। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर हमारी टीम लगातार दिखा रही है कि उत्तर प्रदेश में जनता के दिल में क्या है। जनता इस बार 2022 में किसे प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने वाली है। इस टाइम वर्चुअल सभाएं चल रही हैं, सोशल मीडिया पर नेता अपने बयान दे रहे हैं कि किस तरीके से हम आएंगे और विकास कराएंगे। तरह तरह के दावे वादे सोशल मीडिया पर किए जा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के ज़िला मुरादाबाद में, और मुरादाबाद में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है एआईएमआईएम पार्टी से वकील रशीद साहब, जिन्हें कैंडिडेट बनाया गया है एमआईएम पार्टी ने। सर, स्वागत है आपका मीडिया में। शुक्रिया आपका। सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि मुरादाबाद की जनता एमआईएम को वोट क्यों दे? आप का सवाल ये होना चाहिए क्यों ना दें। जब सीए का मैटर आया था, एनआरसी का मैटर था, तो उस मैटर को सबसे पहले पार्लियामेंट में किसने उठाया इतनी मजबूती के साथ? अगर वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अगर वो बिल नहीं फाड़ते तो क्या लोगों को पता चलता? कभी नहीं पता चलता। पार्लियामेंट में कितने बिल होते हैं जो खामोशी से ऐसे ही पास कर दिए जाते हैं, लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने उस बिल को फाड़ा, और जिससे पूरा देश जागरूक हुआ कि ये बड़ा ख़तरनाक बिल है, कि अगर ये बिल पास हो गया एनआरसी का, तो खाली वो उसमें मैटर मुसलमानों का नहीं था, जितनी भी गरीब आवाम है सब पिस जाएगी। कहने का मतलब है असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बिल फाड़ा तो जनता को पता चला। बिल्कुल यही बात है। हमें जब पता चला, जब उन्होंने बिल फाड़ा तो हमें पता चला कितना सीरियस केस है ये। उसको स्टडी किया गया, फिर हमने यहाँ पे मुरादाबाद में धरने की शुरुआत करी ईदगाह मैदान में, जहाँ पूरा मुरादाबाद हमारे साथ था। वहाँ पर सारी महिलाएं हमारे साथ थीं, सारे मुरादाबाद की जनता साथ में थी हमारे। इसी बेस के ऊपर वोट दे दिया जाए। सर, इसके अलावा भी मुस्लिम नेता कहे जाते हैं असदुद्दीन ओवैसी, उसके अलावा और बहुत सारे नेता हैं, मुस्लिम नेता हैं, चाहे आजम खान हो, इमरान मसूद हो, कादिर राणा हो, बहुत सारे ऐसे नेता हैं, उन्हें दरकिनार किया जा रहा है। इस टाइम कहा जा रहा है कि जितने मुस्लिम लीडरशिप है उसे ख़त्म किया जा रहा है। बात यही है कि उनका मकसद है कि हमें मुसलमानों का वोट चाहिए, हमें मुसलमान लीडर नहीं चाहिए। देखिए, एमएलए एमपी जो होते हैं वो लीडर नहीं होते हैं। लीडर जो होता है वो पूरे समाज को साथ में लेके चलता है। वो हर चीज़ को बहुत पैनी नज़र से देखता है। वो खाली एमएलए एमपी का काम क्या है कि भाई सड़क बना दी, नाली ठीक कर दी, ठीक। लेकिन पार्लियामेंट में जाकर जब कानून बनाया जाता है तो उस वक्त उसकी भूमिका क्या होनी चाहिए, वो क्या बोलता है, ये लीडर होता है। तो आप देखिए, हमारे यहाँ से जो जीत के लोग जाते हैं, जो विधायक जीत बने हैं यहाँ से, तो उन विधायक ने आज तक कितनी बार पार्लियामेंट में बोला, असेंबली में बोला, वो दिखाएं। किस मौजू पे बोला, कौन से उन्होंने मुद्दे उठाए मुरादाबाद के? एक भी नहीं। उसके बाद भी जनता जिताती है उन्हें? नहीं, जनता के पास पहले जानकारी नहीं थी। अब देखिए, सोशल मीडिया इंटरनेट का ज़माना है। पहले क्या था, वो बोल के वहाँ पे खाली हाँ यस सर नो सर करके आते हैं लखनऊ में, और यहाँ पे आके पता नहीं अपनी क्या क्या सुनाते हैं। तो जनता जो था मासूम होती है, वो उनकी बात समझ लेती है कि उतना भाई करा हुआ उन्होंने। लेकिन अब ये इंटरनेट आ गया, सोशल मीडिया आ गया, अब जनता कह रही है दिखाइए वीडियो, आपने कौन कौन से असेंबली में मुद्दे उठाए, आप बताइए ना। जो समाजवादी की जीत के यहाँ से गए हैं वो भी दिखाएं, जो बीजेपी की जीत के गए हैं वो भी दिखाएं। कोई नहीं दिखा पाता। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता तारीफ किया करते थे, आपके मुरादाबाद से ही देहात से इकराम कुरैशी साहब विधायक हैं, उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया पर उनकी वीडियो वायरल हो रही है कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम लीडरशिप खत्म करना चाहती है। अब वो कांग्रेस का दामन थाम लिया उन्होंने।
वही है कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन जहाँ पे गए वो भी आरएसएस की माँ है। आरएसएस को पाल पोस के बड़ा करने वाली वही है। इसी कांग्रेस ने आज़ादी के बाद मुसलमानों को सरकारी नौकरियों में, जो मुसलमान करीब 33% थे, वो घटते घटते जो है वो आज 1.5-2% के आसपास आ गए हैं। इतनी बुरी हालत कर दी कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो यूपी गवर्नमेंट में बनी थी, उसमें भी कहा गया है कि मुसलमानों के हालात जो हैं दलितों से बदतर हैं। हर आप एजुकेशन देख लीजिए, स्वास्थ्य देख लीजिए, आप कोई सा भी आप सेक्टर उठा के देख लीजिए, मुसलमानों के हालात सबसे बदतर हैं। ना हमारे पास बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, ना हमारे पास जो हैं बड़े स्कूल कॉलेजेस हैं, कुछ है ही नहीं। छोटे कारोबारी हैं, छोटे अपना काम करते हैं, कारीगर हैं। पहले कांग्रेस आरएसएस की माँ है, एआईएमआईएम क्या है? एआईएमआईएम शोषितों वंचितों की आवाज़ है, यही आवाज़ है बस। आप पार्लियामेंट में देखिए कि किन लोगों ने कौन से मुद्दे उठाए, किस पार्टी ने क्या मुद्दे उठाए। आपको दिखेगा कि उसमें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ही अकेले ऐसे शख्स हैं कि जिन्होंने मुसलमानों के मुद्दे भी उठाए। क्योंकि देखिए, जब मुझे मुसलमान नाम से मुझे उत्पीड़न किया जाएगा तो मेरा मुद्दा मुसलमान नाम से उठाया जाएगा, ठीक है ना। जब जाति के नाम पे उत्पीड़न होगा तो जाति के नाम पे ही आरक्षण मिलेगा। तो दलितों का जब जुल्म हुआ दलितों के ऊपर, जब उस बेटी को जला दिया गया हाथरस की, तो वो मुद्दा भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उठाया। जब मुद्दे तो उठाए जाते हैं सर, क्या इन मुद्दों को ध्यान में रखकर जनता वोट देती है? क्यों नहीं देगी जनता वोट? देखिए, आप इस जनता को जो है वो उस 10 साल पहले वाली जनता से कंपेयर मत कीजिए। मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूँ कि ये जनता जो है वो ज़्यादा जागरूक है, ज़्यादा समझदार है, पिछले वालों से ज़्यादा समझदार है। इससे पहले 17 में आपकी पार्टी ने चुनाव लड़ा था 38 सीटों पर। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने तब भी सभाएं की थी, तब भी इसी तरीके के मुद्दे उठाए गए थे, आपका सुपड़ा साफ हुआ था, वोट नहीं दिए गए थे, भीड़ जरूर आती थी सुनने के लिए। देखिए, उस वक्त ना जीएसटी लागू हुई थी, ना नोटबंदी आई थी, ना सीए एनआरसी हुआ था, ना किसान आंदोलन हुआ, ना किसान वाले जो बिल अब जिन्होंने पास करे और फिर उसको थूक के इन्होंने चाटा, तो पहले तो ये सब कुछ नहीं हुआ था। अब जनता सब कुछ देख रही है। पहले इंटरनेट और सोशल मीडिया इतना ज़्यादा लोगों के पास नहीं था। 5 साल में बहुत फ़र्क आ गया है उस चीज़ में। मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूँ कि आप इस जनता को 10 साल 5 साल वाली जनता से कंपेयर मत कीजिए। ये एक नई जनता है जिसके पास जानकारियों का भंडार है। वो सब चीज़ देखते हैं कि कौन शख्स कहाँ पर क्या कर रहा है, किसका स्टैंड क्या है, किस मुद्दे पर वो क्या बोल रहा है। अब आप ये कह के नहीं बच सकते कि साहब मेरी सरकार नहीं, मैं तुम्हारा काम नहीं कर सकता। ये कोई बात नहीं है, ये कोई बात नहीं है। हमारी सरकार भी नहीं है कहीं किसी भी स्टेट में। हमारी सरकार है क्या हमारे विधायक काम नहीं करते? क्या महाराष्ट्र के विधायक हमारे घर में बैठे हुए हैं? बिहार के विधायक हमारे जो है वो अपने एसी कमरों में सो रहे हैं? आप जाके देखिए ग्राउंड पे कैसा काम करते हैं। अब तो लोगों को यही चीज़ चाहिए कि उनको ऐसे लोग चाहिए कि जो उनके बीच में बैठे और उनका काम करें। दामन उसी का पकड़िए जिसका गिरबान पकड़ सकते हैं। किसी पूंजीपति का आप जो है जिता के भेज देंगे, किसी माफिया को, भूमाफिया को जिता के भेज देंगे, आपकी हिम्मत नहीं होगी कि आप जाके उससे पूछ लें कि तुमने मेरा ये काम क्यों नहीं करा। सिवाय रिक्वेस्ट करने के आप कुछ नहीं कर सकते, गुजारिश करने के अलावा। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मुस्लिमवादी पार्टी कही जाती है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी को भरपूर जिताया, मुस्लिम जिताया समाजवादी पार्टी को 2012 में। उसके बाद जब पसंद नहीं आया तो उन्होंने धक्का भी दे दिया। तो 2012 में उन्होंने वादा किया था कि वो मुसलमानों को 18% आरक्षण देंगे। दे दिया तो बता दीजिए, तो धक्का क्यों ना दें उसे? क्यों ना दें भाई? कांग्रेस को हम वोट क्यों नहीं करते? क्योंकि कांग्रेस की हुकूमत में ही बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी। यही तो बात थी ना। उसी के बाद मुस्लिम वोट जो है वो समाजवादी में ट्रांसफर हो गया। जब समाजवादी को मुस्लिम वोट करने लगा तो उन्होंने ये कहना शुरू किया कि हम मुसलमानों को आरक्षण देंगे। जब सरकार में आए तो आरक्षण भी नहीं दिया। तो मुसलमान सबक नहीं सिखाएगा ऐसे झूठों को। ये झूठे वादे जो आप करके जा रहे थे, आप समझ रहे थे कि हम बोल देंगे, लोगों को याद नहीं रहेगा। लेकिन अब आप देखिए सब चीज़ रिपीट होकर आती है। प्रधानमंत्री के लिए वो शुभकामनाएं दे रहे हैं पार्लियामेंट में, तो वो वीडियो आती है ना लोगों के पास। तो लोग जो हैं वो बहुत जागरूक हैं पहले के मुकाबले। आप युवाओं को, नौजवानों को बिल्कुल कमतर मत आंकिए। अच्छा, आप समाजवादी पार्टी के तमाम वो गिरा रहे हैं कि उन्होंने रिजर्वेशन नहीं दिया, तमाम तरीके के काम नहीं कराए समाजवादी ने। उसके बावजूद भी असदुद्दीन ओवैसी साहब समाजवादी पार्टी के पास कहते हैं कि हमसे गठबंधन कर लो और इससे गठबंधन कर लो। आप गठबंधन के लिए क्यों कहते हैं फिर? नहीं, ओवैसी साहब ने कहा था कि हमारे शौकत साहब ने कहा था मेनली उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में कि हमारे रास्ते सबके नहीं खुले हुए हैं, तो इसमें क्या बुरी बात है? क्या बुरी बात है?
अब ये तो उन्होंने तय किया कि उन्होंने गठबंधन नहीं करना, तो नहीं किया तो आप भुगतिए। अभी बैरिस्टर साहब ने कह दिया है कि अखिलेश रोना मत इलेक्शन के बाद, जो रोना पीटा डालेंगे कि हमारी वजह से नुकसान हो गया, ये हो गया। अब हमारी वजह से नहीं होगा कुछ भी, आपकी वजह से होगा। हम तो ये हमारी समझ में तो ये आ रही है बात कि जितने भी ये लोग लड़ रहे हैं, ये बीजेपी को जिताने के लिए लड़ रहे हैं इलेक्शन। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। आप बताइए, 403 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, सरकार बना सकती है? कांग्रेस से सवाल नहीं होगा क्योंकि वो बीजेपी की भी टीम नहीं है। बीएसपी 403 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बीएसपी कितने एमएलए हैं? 8-10 एमएलए बचे हैं, सब तो चले गए, जीते ही नहीं थे। तो बीएसपी हुकूमत नहीं बना रही, लेकिन 403 सीटों पर लड़ रही है। उसको कोई नहीं कह रहा कि ये बी टीम है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि ना बहुजन समाज बना रही, ना समाजवादी पार्टी बना रही? नहीं, मैं सिंगल आउट कोई नहीं बनाएगा, सिंगल आउट नहीं बना सकता। इसलिए तो हम गठबंधन में आए हैं, जिसमें वामन मिश्रा साहब हैं, जिसमें बाबू सिंह कुशवाहा हैं, और भी बहुत से दीगर पार्टी उसमें शामिल हुई हैं। तो उसमें हम चुनाव लड़ रहे हैं इस गठबंधन में। भागीदारी की परिवर्तन मोर्चा है जो आपके साथ बनाया है असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ, इसके बनने के बाद कितनी मजबूत है? बिल्कुल मजबूती आई है, बहुत मजबूती आई है। क्यों मजबूती नहीं आएगी? जब आपके साथ कुछ लोग आते हैं और फिर और लोग आते हैं, फिर और लोग आते हैं, तो मजबूती आपके अंदर क्यों नहीं आएगी? लोकतंत्र में तो सर गिने जाते हैं ना, वोट गिना जाता है। तो आप चुनाव से पहले देखिए कि हमारे साथ कितने लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है लगातार। अब बात करें मुरादाबाद की। अगर मुरादाबाद की जनता वकील रशीद को विधानसभा भेजती है तो आप मुरादाबाद के लिए 5 काम ऐसे क्या कराएंगे? देखिए, आप 5 क्या 10 क्या, काम तो बहुत होते हैं, कोई काम तो ऐसे तो नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा इशू यहाँ पर यह है कि हमारा जो कारीगर है उसके पास कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है कि उसके बच्चे जो हैं वो अच्छे स्कूल में फ्री में उसको एजुकेशन मिले। क्योंकि राइट टू एजुकेशन है उसके पास, लेकिन फिर एजुकेशन नहीं मिल पाती। उसके बच्चों का स्वास्थ्य का कोई इंतज़ाम, कोई ऐसा मैकेनिज्म डेवलप हो कि उसके पास अपोलो जैसी सर्विसेज यहाँ पर मिले। अपोलो जैसी सर्विस अमीर आदमी को क्यों मिलेंगी? आप बताइए, ये क्या भेदभाव नहीं है? कोई भी वेलफेयर स्टेट जो होती है उसका मतलब क्या है कि उसके लिए सब लोग बराबर हैं, सारे इंसान बराबर हैं, सारे नागरिक बराबर हैं। जब सारे नागरिक बराबर हैं तो अपोलो में अच्छा इलाज मिलेगा और सरकारी अस्पताल में ख़राब इलाज मिलेगा। ये काम करते हुए तो भारतीय जनता पार्टी भी आ रही है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। आप बता दिए, हमारे जो ये सरकारी अस्पताल है ये क्या अपोलो की तरह है? अब आप जाके अपना कैमरा घुमाइए, वहाँ पे जाके देखिए, फिर आप अपोलो का घुमा लिएगा, आप एम्स का घुमा लिएगा। हमारे यहाँ एम्स क्यों नहीं है आज तक? क्यों नहीं आया एम्स? पूरे पश्चिम यूपी में आपने एम्स नहीं दिया। एम्स है ही नहीं हमारे पास। जब भी कोई अल्लाह न करे किसी की तबीयत खराब हो जाए, वो जिंदगी भर की कमाई और ज़मीन और जायदाद बेच के अपना इलाज कराना पड़ता है। इतनी महंगी फीसें हैं बच्चों के स्कूल, और महंगाई इतनी ज़्यादा है कि उसके पास कोई सेविंग बचती नहीं है। तो लोग देख रहे हैं ये सब चीज़ें। ये बिल्कुल भी, जो बीजेपी हो या कोई सी दूसरी पार्टी हो, इन पार्टियों का मकसद सिर्फ पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुंचाना है। ये पूंजीपतियों से पैसे लेते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए और फिर उन्हीं को फ़ायदा पहुंचाते हैं जीतने के बाद। हम लोग पूंजीपतियों के हम पूंजीपति नहीं हैं, हम तो बिल्कुल आम लोग हैं, आपके बीच के लोग हैं। आप चुनाव किस तरीके से लग रहा है? आपके पास कहाँ से बजट आ रहा है? देखिए, मेरा एक ग्रुप है, जिस ग्रुप ने, जो सिविल सोसाइटी का ग्रुप था, उसी ग्रुप ने जो है वो धरना लगाया था, पूरा धरना चलाया उन्हीं लोगों ने। तो वही एक ग्रुप है अपना, और कुछ हमारे दोस्त हैं, कुछ रिश्तेदार हैं, वही कह रहे हैं कि भाई हम आपको कंट्रीब्यूट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ मौजूद थे वकील रशीद, जिन्होंने AIMIM पार्टी ज्वाइन की है। CA/NRC के मुद्दे से उठने के बाद अब मुरादाबाद से चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि 2022 में वकील रशीद को मुरादाबाद की जनता कितना वोट देती है। मुरादाबाद की जनता समाजवादी पार्टी के विधायक को चुनेगी या फिर AIMIM के विधायक को चुनेगी, बसपा या बीजेपी के? इस पूरे इंटरव्यू पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखते रहिए मीडिया वॉइस। शुक्रिया।